नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 24 का चौधरी कौन का कारवां पहुंच चुका है प्रयागराज। हम बागपत से चले थे 1 अप्रैल को, करीब 50-55 लोकसभा क्षेत्र होते हुए हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं। यहाँ 25 मई को चुनाव है और यहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हमारे साथ। हम उनसे सिर्फ यहाँ की राजनीति पर नहीं बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे प्रदेश भर की राजनीति पर, पूर्वांचल की राजनीति पे। समझेंगे कि मौजूदा सरकार ने कैसा कामकाज किया है और जहां से ये एफिलिएटेड हैं, जिन भी पार्टियों के साथ, जिन भी विचारधाराओं के साथ जुड़े हैं, उनका वैकल्पिक एजेंडा क्या है, उनकी राजनीति क्या है और वो क्या विकल्प पेश कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कुछ छात्रों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा है। अच्छा, आप इंजीनियरिंग किए हैं या इंजीनियर? मैं इंजीनियरिंग भी किया हूँ। हाँ। मैं बीए भी किया हूँ। हाँ। मेरे पास कई सारी डिग्री हैं। अच्छा, फर्जी नहीं है एक भी, आप जब चाहें हम दिखा सकते हैं। नहीं, ये काम मेरा है नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं मैं किस भाव में कह रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हैं बड़े बड़े आसन पे और शासन कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं इसके लिए कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है आपका। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे हैं शायद? जी, मैं रहा हूँ और अब प्रेजेंट टाइम में भी हूँ मैं। क्या जैसे युवाओं को लेकर बहुत बात होती है, आप शायद समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं, मतलब मुझे ये गमछा देख के लग रहा है। तो क्या युवाओं को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं? इस सरकार ने भी 2 करोड़ रोजगार साल में देने का वादा किया था। आपकी जो मतलब आपका जो गठबंधन है वो भी 30 लाख, आते ही 30 लाख रोजगार का वादा कर रहा है। तो क्या छात्रों की स्थिति क्या है, युवाओं की स्थिति क्या है आपके नजर से? छात्रों और युवाओं की स्थिति, जो मना स्थितियां रही हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, पहले तो केवल राजनीतिक समय, जब वोट का समय आता था तभी बंटवारा होता था कुछ समय के लिए, लेकिन आज जब से इनकी सरकार आई है 2014 से, ये केवल और केवल छात्रों को, युवाओं के मन में कुंठा भर दिए हैं। चाहे जाति को लेके हो, चाहे धर्म को लेके हो, इन्होंने एक ऐसा नशा भर दिया हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ चाणक्य ने भी कहा था कि धर्म का नशा अगर प्रवाह कर दिया जाएगा तो देश और समाज को ये बर्बाद करने का काम करेगा। तो ये देश और समाज को बर्बाद कर रहा है। और रही बात जो रोजगार की बात, ये 2 करोड़ की कह के आए थे, ये केवल और केवल जुमलों की सरकार रही है 2014 से लेके। ये केवल और केवल जब जाएंगे गंगा जी के पास आएंगे तो कहें मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, और यहीं पे संगम की धरती पर इन्होंने गंगा माँ की कसम खा के कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा। नहीं, वो कहते हैं हमने नौकरी कभी नहीं कहा, हमने रोजगार। अच्छा ठीक है, रोजगार कहा तो आज उठा के रेट देखिए, जो रेट बन के आ रहा है, आज बेरोजगारी की जो दर है वो सबसे ज्यादा क्यों है? रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ, और मैं बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि जब क्या नाम है कांग्रेस की सरकार रही तो हम लोग सब लोग सरकारी नौकरी पा गए थे। बात ये थी, आप उसमें डेटा से मैं कह रहा हूँ कि 5% सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां थी। आज मोदी जी के 140 करोड़ में 5% निकालिए, बहुत छोटा सा डेटा होता है, जिसमें इन्होंने इतना छेद किया कि मात्र 1% सरकारी नौकरी बची हुई है। और ये कहते हैं कि अगर निजीकरण अच्छा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा ये भी प्राइवेट हो जाएं, ये भी संसद को भी प्राइवेट कर दें। और ये जो पेंशन के मुहाने पर आकर बैठे हुए हैं, 74 साल के करीब इनकी उम्र हो गई है, और आने वाले समय में ये भी प्राइवेट होकर ये पद को छोड़ दें, खुद भी निजीकरण में आ जाएं, तब तो हम माने कि हाँ निजीकरण बहुत अच्छा है। अगर सारी चीज़ें निजीकरण है तो खुद भी निजीकरण इनको हो जाना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि जैसे 1% ही केंद्रीय कर्मचारी हैं बची हुई है बस। हाँ, पर बहुत लंबे समय से हम लोग भी पढ़ते हैं और हम लोग भी देखते रहते हैं कि करीब 58 से 60 लाख सेंट्रल कर्मचारी होते हैं, 40-45 लाख या 50 लाख पेंशनधारी होते हैं। तो ये आंकड़ा तो बहुत पुराना है। ये मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कांग्रेस की सरकार के टाइम में भी यही आंकड़ा था, जब आपकी यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी तब भी करीब करीब यही आंकड़ा था। आबादी मान लेते हैं 100 करोड़ से 140 करोड़ हो गई। रोजगार उस अनुपात में कैसे बढ़े? आप कह रहे हैं कि 40, उस आंकड़े को फुलफिल करने के लिए आपके हिसाब से 40 लाख 50 लाख रोजगार और सृजन करना पड़ेगा, सरकारी नौकरियां। मैं वही चीज कह रहा हूं कि अगर ये चीज, जैसे आपने कहा कि पहले कांग्रेस की सरकार में 5% थी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी थे, आज इनकी सरकार में इन्होंने कम करते करते जबरदस्ती लेके आए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि भरा जाएगा 30 लाख पद खाली है। अच्छा। जो आप पद की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बताया गया 30 लाख पद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाला नहीं है छात्रों के लिए। तो हम इसकी बात करें कि सारे पद भरे जाएं और नए पद हम सरकार में आने के बाद सृजित करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा गया है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि
सारे जितने भी गवर्नमेंट सर्विस हैं इनको प्राइवेट जब कर दिया जाएगा, बैंक को कर दिया जाएगा, जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं कर दिया जाएगा, तो इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में आरक्षण किसी को नहीं मिलता है। और जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान के अंदर सामंतवाद आ जाएगा। उसी सामंतवाद को लाने के लिए नरेंद्र मोदी, आरएसएस की एक नीति चल रही है। जो स्थापना इसकी 1926 में हुई थी वो यही सोच के हुई थी कि हिंदुस्तान 1925 में हुई थी। हाँ 1925-26 ऐसे कुछ हुआ था, 25 में हुई थी, विजयादशमी के दिन। हाँ जो भी हुआ था। हाँ। तो वे सोच रहे हैं कि जब ये 100 साल शतक मारे तो हिंदुस्तान में सामंतवादियों का राज स्थापित हो। ये मोदी जी की योजना है और इसी योजना पर आरएसएस काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि इनके 3 सांसदों ने और 2 केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि हम संविधान को पलट देंगे। भाई जब आपकी सरकार 272 पे बन जाएगी तो 400 किस लिए चाहिए? 400 इसलिए चाहिए कि आप देख सकते हैं इसके पहले राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और आज भाजपा की सरकार है। एक मिनट आपका नंबर आएगा। हाँ। आज भाजपा की सरकार है, एक दलित को बांध करके मारा जा रहा है। गुजरात में दलितों के साथ अन्याय हुआ और आप देख सकते हैं कि सारण की घटना याद है। एक केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस नहीं है, अगर कोई मारने आएगा तो उसको मारा जाएगा। मतलब अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहा है। तो क्या पुलिस किस लिए है? न्यायालय आप देखते हैं, बाबा जी के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं माननीय जी, देखते हैं जिस तरीके से उनको माननीय कहने के हक तो नहीं है, लेकिन मैं हक की बात नहीं है, आप सम्मान से कह रहे हैं। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ को नहीं कह रहा हूँ, हमने माननीय मुख्यमंत्री कहा क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो जिस तरह से भाषा का उपयोग करते हैं, कहते हैं कि छात्र हैं और राजभर ने कहा था कि जो आंदोलन कर रहे हैं, लात खा रहे हैं, लात खाने के काबिल हैं। आप देख सकते हैं युवाओं के नाम पर सिर्फ लाठियां बरसाई जाती हैं। और हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे, यहाँ पढ़ते थे, यहाँ छात्र संघ को ताला बंद करने का प्रयोग किया गया। क्यों? ये जानते थे कि अगर छात्र संघ भवन पर ताला मार दिया जाएगा तो जो गरीब छात्र हैं वो छात्र संघ पे नहीं आएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। जो ये सत्ता है ये लगातार शिक्षा का इसलिए विरोध कर रही है, शिक्षा पर जीएसटी इसलिए लगाई है कि छात्र ना पढ़े। अगर छात्र नहीं पढ़ेगा तो अंधभक्त बनेगा। और हम एक बात बताना चाहते हैं, 2019 में यहाँ 5,000 करोड़ खर्च किया गया था, बिल्कुल सही बात है। अगर कुंभ मेले पर 5,000 करोड़ खर्च किया जाएगा तो यहाँ के छात्र इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनेंगे, अंधभक्त बनेंगे और बाबा बनेंगे, जो बाबा सरकार बनाने का काम कर रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुंभ पर 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, लेकिन जब मैं आया, मैं कुंभ से पहले भी आया था, कुंभ के बाद भी आया, अभी फिर आया हूँ, तो इन आयोजनों के जरिए शहर का विकास भी होता है। और एक सामान्य जैसे शहरवासी कहते हैं कि ठीक है कुंभ के जरिए बहुत काम हुआ, तो इस आपका जो आरोप है उसका एक दूसरा पहलू भी है। आप विकास किसको मानते हैं? सड़क के बगल गड्ढा खुदवा देने से, 4 गिट्टी गिरा देने से, प्लास्टर करने से विकास होता है कि रोजगार देने से? ये बताइए, आपको खाना ना दिया जाए और आपको अच्छे से कपड़ा पहना दिया जाए, आप खुश रहेंगे? नहीं, मेरा सवाल देखिए, लेकिन ढांचागत, प्रवक्ता जी, ढांचागत विकास भी तो जरूरी है। तो इसके पहले की सरकार ने लगातार विकास जो हो रहा था वो करती जा रही थी, लेकिन जो पिछली सरकारें थी वो सरकारें शांति से देश की उन्नति और बेहतरी के लिए लगातार काम करते थे। आज देख रहे हैं कि इनके सारे केंद्रीय मंत्री सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री बात करते थे काम पर। चाहे चित्तरंजन जी को देख लीजिए, चाहे वीरप्पा मोइली को देख लीजिए, लेकिन आज देखिए। सुनिए, हाँ। आप जो कह रहे हैं, उन्हीं सरकार में कहा गया था कि 5 रुपया जो है वो भोजन के लिए पर्याप्त है। उसी सरकार के मंत्री ने कहा था। इंदिरा रसोई जैसी योजना चलाई थी। इंदिरा रसोई जैसी योजना पूरे केंद्र में थी क्या? देखिए होता क्या, मैं एक सवाल कहता हूँ, सरकारें बदल जाती हैं, भाषा वही रहती है। इस देश में समस्या है, सरकारें बदल जाती है। इसी सरकार के जो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था गरीबी एक मानसिक अवस्था है। हम इस जवाब देंगे इस पे। मैं वही कह रहा हूँ कि सत्ता, जब वो विपक्ष में होते हैं लोग तो एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब सरकार में आते हैं तो वो असंवेदनशील हो जाते हैं। ये भी एक सवाल है, हम दूसरों से भी बात करेंगे, आपसे भी रहेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब लोग विपक्ष में होते हैं तो अधिक संवेदनशील दिखते हैं, बेरोजगारों के प्रति उनका कंसर्न, उनका रवैया ज्यादा संवेदनशील होता है, लेकिन जब सत्ता में होते हैं, मैं ये सारी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, तो वो गुमान की भाषा बोलते हैं। नहीं, आप बेसिकली आप एक पत्रकार हैं जी, और आप पहले भी घूमते रहे होंगे छात्रों, नौजवानों, युवाओं के बीच में, आज भी घूम रहे हैं। हाँ। तो आपको मतलब पता है कि क्या स्थिति है छात्रों की? हाँ, मुझे पता है, मुझे फीडबैक है। बिल्कुल। तो ये आपको कहने की जरूरत नहीं है कि सरकारें क्या बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही। आप देखिए कि युवा आज क्या बोल रहा है। युवा आज बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहा है, महंगाई के खिलाफ बोल रहा है, नौकरियां निकल नहीं रही उसके खिलाफ बोल रहा है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि एक तो लंबे समय अंतराल के बाद भर्तियां निकलती है और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक पे ही सरकार कोई अंकुश नहीं लगाती है।
पहले तो जब छात्र आंदोलन करते हैं तो छात्रों को गुंडा मवाली बदमाश बताते हैं, उसके बाद से जब दबाव में आती है कि कहीं सरकार पे प्रभाव न पड़ जाए तो पेपर को रद्द करने का काम करती है। लेकिन आज भी ये छात्र नौजवान जो भी हैं इस आस में बैठे हैं कि आरओ की जो परीक्षा की अगली तिथि है वो कब घोषित होगी, समझ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इस सरकार में अग्निपथ योजना ला करके आर्मी अग्निपथ योजना, अग्निवीर तो जब भर्ती हो जाते हैं 4 साल नौकरी कर लेते हैं उनको अग्निवीर बोला जाता है। तो अग्निपथ योजना को ला करके इस देश के जवानों को 4 साल की नौकरी होती है। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 साल से इस देश पर राज कर रहे हैं, उससे पहले आप देखेंगे गुजरात के 15 साल मुख्यमंत्री भी रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रधानमंत्री को अपना 25 साल दिखता है और छात्रों नौजवानों के 4 साल नहीं दिखते। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अग्निपथ योजना उसमें ना पेंशन मिलेगी, ना कैंटीन स्कीम मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। शहीद का दर्जा तक नहीं मिल रहा है अग्निपथ योजना के छात्रों को। आप किस प्रकार के संवेदनशील की बात कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि जब ये सरासर धोखा है कि छात्रों नौजवानों युवाओं को 4 साल की नौकरी और अपने 25 साल तक होने के बाद भी इस्तीफा लेने का कोई मन नहीं बन रहा है, कुर्सी छोड़ने का कोई। कल प्रधानमंत्री जी इसी इलाहाबाद में आए थे और यहाँ आकर के कटरा की कचौड़ी की बात करते हैं, इलाहाबाद के समोसे की बात करते हैं, लेकिन इसी इलाहाबाद शहर में जो हजारों छात्र हर साल आत्महत्या करके मर जाते हैं इस सरकार की नाकामी के कारण, उसकी बात प्रधानमंत्री के मुंह से। अच्छा, ये हजारों छात्र आत्महत्या करते हैं, ये आंकड़ा कहाँ से आया? मैं समझना चाह रहा हूँ, मेरी जानकारी के लिए। हो सकता है मेरी अज्ञानता है कि हजारों छात्र अहमदाबाद में आत्महत्या कर रहे हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा है? क्योंकि हम लोग इलाहाबाद में रह रहे हैं और रोज हमारे लाज के बगल में, रोज कटरा में, किसी सलोरी में, किसी इंतेजरगंज में, अगर आप इलाहाबाद रहते होंगे तो आपको भी पता होगा। और यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर पढ़िए, रोज इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि 2024 में इलाहाबाद में लगभग 60 लड़के आत्महत्या 60 लड़के आत्महत्या। वही उन्होंने कहा हर साल हजारों कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए चौंकाने वाला था कि तो हर यार ये पूरे मतलब 60 फिर भी हजारों 6 महीने के हिसाब से 100, मतलब ये एक छात्र भी आत्महत्या करता है सरकारी नीतियों से, तो दुखद है। मुझे हजारों का आंकड़ा थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था, इसलिए मैंने 2014 में देखिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो धर्म और मजहब की बात करने नहीं आए थे। ये मतलब जो जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो ये धर्म, मजहब और मंदिर और मस्जिद की मॉडलिंग करने नहीं आए थे। ये 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार और 15 लाख रुपए खाते में भेजने के वायदे करने आए थे। देखिए आज जिस प्रकार से टीवी पे आप देखेंगे एड चलाया जाता है कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। आज जब किसान आत्महत्या कर रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, युवाओं के पर्चे लोग रोज लीक हो रहे हैं, तो उस समय युवा को मैं वही कह रहा हूँ। मैं किसानों की आत्महत्या पर जब हम बात करते हैं, मैं एक दूसरा पक्ष भी रख रहा हूँ। यूपीए सरकार के कार्यकाल में, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, यूपीए सरकार के कार्यकाल में विदर्भ में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े भी देख लीजिएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार जब विपक्ष में, जो पार्टियां विपक्ष में होती हैं उनकी भाषा एक होती है, जब वो सरकार में आती है। हम कुछ विद्यार्थी परिषद के भी लोगों से आपके सवाल पर जवाब लेते हैं। आप शायद विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं। जी हाँ, आपने सुना, आप जो दूसरे विद्यार्थी छात्र संघों से जो जुड़े लोग हैं उनकी राय भी सुनी। बहुत कटघरे में हैं आप लोग, बहुत मुश्किल होती होगी। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, नतीजा कुछ उस तरफ में है नहीं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं सचिन सिंह, यहाँ प्रयाग महानगर का ABVP का महानगर मंत्री हूँ जी। यहाँ पे जितने युवा छात्र खड़े हैं, यहाँ मैं भी खड़ा हूँ, तो हम लोग सभी एक किसान परिवार से हैं। मैं सबसे पहले तो सवाल ये करना चाहता हूँ कि आज का किसान परिवार का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है। नहीं, वो तो उसका फैसला है ना, उसका फैसला। और दूसरी चीज़ क्या है कि किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं बनना चाहता, एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात, हम किसान परिवार से आते हैं। कोरोना काल में हर व्यक्ति गाँव लौटा है। हम बात कर रहे हैं कि जैसे किसान के लिए 6,000 रुपया किसान निधि के रूप में सरकार खाते में भेज रही है। और दूसरी चीज़ है नेचुरल फार्मिंग को लेकर के। आज देखा जाए तो आप एक डॉक्टर का स्वास्थ्य रिकॉर्ड निकाल लें तो भारत का हर 6वां व्यक्ति आपको कहीं न कहीं दवा खाता वो मिलेगा। देखा जाए तो नेचुरल किसान क्षेत्र में भी किसान हमारी सबसे बड़ी युवाओं की जगह हम सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानते हैं, प्राइवेट नौकरी को हम जॉब नहीं मानते। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो अपनी जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से हम सबको रोजगार मैं वो बोल चुका हूँ कि पुरानी सरकारों में भी वही 58-59 लाख सरकारी कर्मचारी थे, 50 लाख करीब पेंशनधारी थे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर आप एक चीज समझिए कि जैसे कांग्रेस वाले प्रचार कर रहे हैं कि 30 लाख पद रिक्त हैं। चुनाव से
मार्च में चुनाव घोषित होता है, 2007 मतलब फरवरी में 3 परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, 3 एंट्रेंस एग्जाम के। अब आप कहेंगे कि सपा के समय में भी पेपर लीक होते थे, नहीं, लेकिन आप उस फिर सपा सरकार में क्या बुराई थी प्रदेश में, आपको लोगों ने क्यों चुना? पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी पार्टी का छात्र संगठन नहीं है। पहले एक बात स्पष्ट होना चाहिए। ये ना नहीं, मुझे लगता है कि ये समझने की आवश्यकता है सभी को, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, जहां पर कुछ ऐसे भी मुद्दे रहे हैं, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय का हाल देख लीजिए, चाहे यहाँ उच्चतर शिक्षा आयोग का मुद्दा देख लीजिए, विद्यार्थी परिषद ही था जिसके मुद्दा रोकने की आवाज उठाई। जी जी एक मिनट मुझे सवाल करने दीजिए। हाँ, आप लोग किसी संगठन के किसी पार्टी के नहीं है, हम लोग किसी पार्टी के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है। प्रधानमंत्री का पुतला कितनी बार छात्र संघ ने यहाँ पे जलाया है? विद्यार्थी परिषद ने। प्रधानमंत्री का मतलब क्यों फूकेगा? एक मिनट, प्रधानमंत्री का पुतला रोजगार देने की बात। अरे एक मिनट यार, मुझे सवाल करने दो। पेपर लीक पर विद्यार्थी परिषद ने, मैं यहाँ प्रदेश मीडिया संयोजक का दायित्व है अपना, तो मैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो पेपर लीक का मसला था पूरा केंद्र से भी और यहाँ पर भी लखनऊ पे और यहाँ पर प्रयागराज से भी, यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता जा करके यहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया हुआ था। उसका पूरा है ज्ञापन हम लोग की हर सब चीज गई हुई। और 24 के बोला कि पेपर जो लीक हो रहा है इसके रोकथाम के लिए सूचित। ये देखिए, सुनने वाले हैं नहीं, बाबू बबुआ जोड़ी एक बार देखिए, 17 में एक बार कमाल दिखा चुकी है, क्या होने वाला धरातल पे आएगा तब देख के जानेंगे क्या होगा। लेकिन कहने की बात नहीं है वहाँ पर। देखिए, आराम से बात करेंगे तो हम लोग लंबी बात करेंगे, अगर आराम से बात कीजिए, सब लोग आराम से। एक आदमी ये केवल और केवल दिखावे के लिए एक लेटर तैयार कर लेते हैं, लिख लेते हैं, बाकी आंदोलनों पे जब धरातल पे। अरे मैं यही कह रहा हूँ कि एक छात्र के साथ कुछ होता था, विद्यार्थी परिषद मुख्यमंत्री का पुतला जलाती थी, मैं भी दर्शक हूं उसका, वही मैं कह रहा हूं। अब वो विद्यार्थी परिषद सत्ता बदलने के बाद 2017 के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ कितने आंदोलन करती है। देखिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, जहां पर होता है आपकी यूनिवर्सिटी में चुनाव कब से नहीं हुआ है? चुनाव में 2018 के बाद से नहीं हुआ। कितना आंदोलन किया आप लोगों ने? विद्यार्थी परिषद ने क्यों आंदोलन नहीं किया? विद्यार्थी परिषद हमेशा से आंदोलन करती आई है, क्यों नहीं थी? यहाँ पर आपको देखिए, बात है इनको, देखिए बात बता रहे हैं, जैसे कि एक लोग इनके राहुल जी इधर अलग अलग तंगा लेके चल रहे हैं ना, तो इन लोगों की भी अपनी नीति स्पष्ट सही दिखाई देती है, बाकी जो आंदोलन कर रहे हैं दिखाई नहीं देता है। आपको बता रहे हैं, सुनिए, बीएचयू में जो घटना हुई वो तो भाजपा का ही आदमी था। भाजपा की बात आई, आपके बता रहे हैं, आपके अजय राय जी थे, ठीक है, कांग्रेस के अजय राय जी, पहले उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया, RSS ABVP ये वो आ गया ना भाजपा का, संदेह था, भाजपा का हुआ पता चला। उनके अजय राय जी बाद में कुछ नहीं, एकदम बोलती उनकी गायब। आप कहाँ RSS और ABVP को जोड़ने लगते हैं ये लोग? इन लोग को कुछ पता नहीं है। आपका RSS से संबंध है कि नहीं? जी बिल्कुल है, विद्यार्थी परिषद RSS का ही है, संबंध हमारी है, RSS हमारी मातृ शाखा है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि विद्यार्थी परिषद। मुझे पता नहीं होना चाहिए, मुझे क्यों पता होना चाहिए? नहीं, लेकिन जहाँ पर बात आती है वहाँ पर विद्यार्थी परिषद चाहे जो भी सरकार रही हो, और विद्यार्थियों का मुद्दा होना चाहिए, जहाँ मुद्दा रहता है वहाँ पर हम लोग मुखरता से आंदोलन करते हैं। देखा जाए तो और इन लोग नहीं, अंदर से सेटिंग नहीं करते हैं, अंदर से सेटिंग होने वाले नहीं है। हमें भी इंतजार रहेगा कि विद्यार्थी परिषद को प्रदेश व्यापी आंदोलन करे, पेपर लीक पर। निश्चित रूप से आप देखिए, आप एक बार लिखित लीजिए, देखिए आपको बता रहे हैं, इन लोग देखिए, तो मैं सवाल पूछ ही रहा हूँ ना आपकी तरफ से। अमित शाह जी की वो आ रहा हूँ देखिए ये सब प्रतिक्रिया इन लोग की तरफ से समझा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 400 की सीट पार होती दिखाई दे रही है, तो थोड़ा इस तरह की प्रतिक्रिया है। और जो एक अपना भी व्यक्तिगत भी है, क्या विद्यार्थी परिषद ये नहीं क्या? आपने मुझे बुलाया, विद्यार्थी परिषद का जहाँ स्टैंड है वहाँ विद्यार्थी परिषद का स्टैंड है, लेकिन ये चिलबिलाहट भी दिखाई देती है यहाँ पर। ये देश के लोकतंत्र के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि चुनाव के 3 महीने पहले सदन में प्रधानमंत्री घोषित कर दे रहे हैं कि हम इस बार 400 पार आ रहे हैं। बताइए क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित है? अरे यार, तो आपके भी नेता क्या गलत है बताइए, क्या गलत है? इनको भी विश्वास है, इसी से रोजगार मिलेगा, इनको भी विश्वास है।
ये कह रहा हूँ इलाहाबाद में बघाड़ा में लाठीचार्ज की गई और दौड़ा कर छात्रों को मारा गया था। यही एबीवीपी के लोग हैं, एक लोग भी धरना देने नहीं आए थे। यही इलाहाबाद में बघाड़ा में डेलीगेशन में दौड़ा छात्रों को मारा गया था, कहाँ थे? और मैं कहना चाहूंगा जो ये बात कर रहे हैं कि इधर की बात और उधर की बात कर रहे हैं कि मैं इस संघ का नहीं, अभी आपने बातों में समझा होगा कि ये पार्टी का संगठन कहाँ किस जगह से ये संचालित हो रहा है। और दूसरी बात जो अभी बात आई प्रज्वल रवन्ना की कर रहे थे, यही मोदी जी कहे, क्योंकि बात यहाँ नारी शक्ति की भी हो रही है, नारी शक्ति की बात करते हैं और प्रज्वल रवन्ना के लिए मोदी जी खड़े होकर कहे थे कि आपका दिया हुआ वोट प्रज्वल रवन्ना के लिए मोदी को मजबूत करेगा। और 2600 सेक्स वीडियो जारी हुआ, जो उसके माँ की उम्र की महिला थी जिसने उसके माँ बाप की सेवा की थी प्रज्वल रवन्ना की, उसके साथ निर्दयता से काम किया गया, घिनौना अपराध किया गया। उसके बाद भी मोदी जी उसको भगा देते हैं, उनका संरक्षण रहता है, वो देश छोड़ के भाग जाता है। तो इस चीज में बात क्यों नहीं करते? अभी इन्होंने कहा कि एबीवीपी भाजपा से अलग है, लेकिन कल नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, विद्यार्थी परिषद के लड़के आके खड़े होकर करे मोदी है तो मुमकिन है। मैं यहाँ का महानगर मंत्री हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं उस रैली में नहीं गया था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्योंकि मोदी जी ने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, रोजगार तो दिया नहीं। राहुल जी ने अक्षर दिया है, कितना रुपया आया राहुल जी ने, जो अखिलेश जी और राहुल जी, अखिलेश जी और राहुल जी 2017 के बाद चले हम एक शेर के माध्यम से इनकी सरकार को बताना आए थे तवाइफों के कोठे बंद कराने, लेकिन सिक्कों की खनक देख खुद मुजरा कर बैठे। बहुत ये लोग केवल कविता कह के ही सरकार चढ़ा लें, इसलिए सरकार बना नहीं पा रहे हैं। आपको सच्चाई बताने, जिस दिन धरातल पे काम करने का लेंगे, एक बार दीजिए, बता रहे हैं। अभी फिर से शायरी मारिए। ये शायरी की बात करते हैं, मोदी संसद में कितनी शायरी मारते हैं। सुषमा जी भूल गए क्या? सुषमा जी तो भूल गए क्या? ये शायरी की बात करते हैं, अटल जी का अपमान है, अटल जी शायरी सब है। मनमोहन जी ने कहा था कि हजारों सवालों के जवाब से मेरी खामोशी बेहतर है। सवाल तो शायरी तो अटल जी का अपमान ये कर रहे हैं ना, तो गाना गाते हैं। सही कह रहे हैं आप। अरे यहाँ पे जहाँ खड़े हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, हिंदी की और विश्वविद्यालय की बहुत सारे यहाँ से नेता निकले, बहुत सारे कवि निकले। तो जिस चीज को आप हंस रहे थे, आपका हंसना इस चीज को दर्शाता है कि आप हिंदी को, कविता को और शायरी को आप निम्न स्तर पर ले जाने का काम, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा, सुनिए भैया, जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, जितने बलात्कारी भ्रष्टाचारी थे उसको ये अंदर ले लेते हैं। और मैं अपनी 4 पंक्तियां से आपको बता देना चाहता हूं कि झूमते हैं सांप सारे जाने कैसे बीन है, ना इनका कोई ईमान है ना कोई इनका दीन है, और जिनको भी देखो वो धुल कर निकलता है। भाजपा सरकार है या कोई वॉशिंग मशीन है? देखिए ये कह रहे हैं कि जिस हिंदी की हम बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बताना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 0 से लेके 5 तक का किसी भी मीडियम का बच्चा उसको हिंदी में शिक्षा दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाली बीजेपी सरकार ने मातृभाषा का कितना सम्मान किया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद जो यूपीएससी का रिजल्ट रहा है हिंदी मीडियम का, कितना पदोन्नति किया है। आपको भी पता होगा कि अपने ही विश्वविद्यालय के छात्र ने इस बार आईएएस में अपना रैंक हासिल किया है। मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी और बाकी लोग तब उसकी रैंकिंग डाउन हुई है। पिछले 10 सालों में रैंकिंग केवल डाउन है। रैंकिंग की बात करेंगे, ये गूंगे बताएंगे कितना मुंह खोला जाए। और ये रैंकिंग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बताएंगे, पहले तो याद बोल रहा है क्या है, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास रहा। आप अभी यही छात्र संघ भवन में घुसेंगे तो आपको प्रेस से आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं दलित हूँ, मैं जाऊंगा मंदिर तो मंदिर धुलवा देंगे। ये बताइए क्या हम भारत का लेकिन नहीं है? सुनिए ये, लेकिन आपके जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो राम मंदिर को पवित्र करवाएंगे। तो ये पवित्र वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं मानते, तो वो आपके यहाँ भी कम नहीं है, कोई कम नहीं है। मैं वही कहता हूँ, नेता सत्ता में रहते हैं तो एक जुबान बोलते हैं, और विपक्ष में होते हैं तो दूसरी जुबान बोलते हैं। ये भाई साहब अभी बोले, चलिए आईएएस की फैक्ट्री की बात करते हैं। तो जैसे एक रैंकिंग ना, यहाँ सैकड़ों हजारों रैंकिंग में क्या बोलते आईएएस पीछे निकलते थे। यही ताराचंद छात्रावास है, जहाँ ताराचंद छात्रावास की आईएएस की फैक्ट्री कही जाती है, वही उसी को बंद कर दिया गया। ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक निकले, यहाँ हजारों निकलते थे। नहीं, बिल्कुल गलत है।
मैं हिंदी की भाषा में बोल रहा हूँ। यही प्रधानमंत्री जब यहाँ सन 2014 में परेड ग्राउंड में आए थे तो कहे थे मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गौरव वापस करूंगा, लेकिन आज इनको 10 साल हो गया और कल फिर से आए थे, फिर से वही इलाहाबाद जुमला देके विश्वविद्यालय गए का नाम लेके कि 2 करोड़ रोजगार में दूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लगातार गिरती गई। उसके बाद इसका कायाकल्प लौटाने के बजाय इसकी फीस बढ़ा दिए, 400%। चलिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे, छात्रों के अपने मुद्दे हैं। इनका एक ही फलसफा है जो इन्होंने कहा, उनका लब्बो लवाब ये है कि तेरे वादे कमाल के थे, ये और बात है कि पूरे नहीं हुए। ठीक है, तो हम इसी तरह अलग अलग मुद्दों में पर बात करते रहेंगे, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, हम आपको प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे, आपके हिस्से का सवाल उनसे पूछते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ और देखते रहिए 24 का चौधरी कौन।